देखिए बेटा, बेटा एसी वाले चैप्टर में अभी तक अपन लोगों ने एसी सर्किट सॉल्व करे थे, है ना। उसमें मैंने आपको सर्किट सारे सॉल्व करना सिखा दिए थे आपको, प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, फिर उसके बाद RL, RC, RLC, है ना। इवन हमने उसमें सीरीज रेजोनेंस भी देख लिया था यहाँ तक, है ना। बेटा उसमें एक पोर्शन हमारा छूटा था एवरेज करंट का और RMS करंट का, कि AC में एवरेज और RMS करंट क्या होती हैं उसे समझ के रखो, उनका फॉर्मूला और उनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, है ना, ध्यान देना। पहली चीज़, सबसे पहले मैंने ना उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखी है, एवरेज और मीन वैल्यू की, ठीक। अब ध्यान से एक बार समझना, इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखो क्या बोला इसमें। हम लोग ऐसा बोलते हैं, आप डेफिनेशन पूरा पढ़ो, आपको समझ में आएगा, मैं आपको इफेक्ट समझाता हूँ, ध्यान देना। बेटा एक हमने सपोज करो एक AC सोर्स लिया, ठीक, AC सोर्स लिया, उसको मैंने कुछ टाइम दिया, मान लीजिए मैं हाफ साइकिल की बात करता हूँ यहाँ पे। AC याद है अपना, साइनसोइडल वेव चलता है, दो हाफ साइकिल मिलकर एक फुल साइकिल बनती थी। मान लीजिए मैंने हाफ साइकिल के लिए, मतलब T/2 टाइम इंटरवल के लिए मैंने एक AC सोर्स को लगाया, और इसने इस T/2 टाइम इंटरवल में मान लो कितना चार्ज डिलीवर किया सर्किट को, Q। समझ रहे मेरी बात, मतलब मैंने काम किया कि ध्यान से समझना बेटा, ये AC सोर्स था, AC सोर्स ने T/2 टाइम पे यदि मान लीजिए Q चार्ज उसको डिलीवर किया है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में एवरेज वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, क्या समझाता है, तो वो ध्यान से समझना। एवरेज तुमको ये बताता है कि यदि मान लो अभी हमने AC करंट दिया था, अब AC सोर्स ना देते हुए यदि मान ले मैं किसी स्टेडी करंट से बात करने जाऊँ, मतलब DC करंट की बात हो रही है, तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टेडी करंट जो आई है, ध्यान से दोस्तों सोचना, कितना स्टेडी करंट में उसमें से फ्लो करवाता, कितने टाइम तक, सेम टाइम इंटरवल T/2 तक, कि वो उतना ही चार्ज डिलीवर कर दे जितना AC सोर्स ने किया। तो उसके लिए मुझे स्टेडी करंट का जितना अमाउंट यूज़ करना पड़ेगा ना, तो वो जो वैल्यू होती है वो उसका क्या होता है, एवरेज वैल्यू। मतलब समझो, फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये AC सोर्स था, AC सोर्स ने मान लीजिए हाफ साइकिल T/2 में Q चार्ज डिलीवर किया सर्किट को। तो यदि मान ले मैं उसी चीज़ को हटाना चाहता हूँ, AC सोर्स को हटा करके यदि मैं स्टेडी करंट से पास करवाना चाहूँ, मतलब DC करंट की बात हो रही है, तो स्टेडी करंट से यदि तुम पास करवाना चाहोगे तो आपको कितना स्टेडी करंट उसको देना पड़ेगा कि वो करंट भी उतने ही टाइम इंटरवल T/2 में उतना ही चार्ज सर्किट में प्रोड्यूस करके दे जितना कि AC सोर्स ने दिया था। तो उसके लिए जितना अमाउंट इस करंट का यूज़ में आता है ना, उस करंट को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे होते हैं बेटा, वो उसका एवरेज करंट होता है। तो एवरेज करंट को निकालने का मतलब, उसको समझने का मेन डेफिनेशन ये वाला था। अब एक बार आप डेफिनेशन को ध्यान से देखो तो तुम्हें शायद समझ में आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है, अदरवाइज वो कन्फ्यूजिंग लगता है। आप एक बार देख लीजिए तो फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला ड्राइव कर देता हूँ। चलेगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब बेटा इसका डेरिवेशन देखना, ध्यान से समझना, अच्छा है, फिर अपन और क्वेश्चंस वगैरह में करके देखेंगे उसको, ठीक है। मैं सिंपल वाले मेथड पे ले करके जाऊंगा, लंबे मेथड पे नहीं ले जाऊंगा, ध्यान देना बेटा। यदि मान लीजिए मैं किसी AC सोर्स की बात करने जा रहा हूँ, AC करंट की बात करने जाएँ, तो हम लोग AC में सप्लाई क्या देते हैं, साइनसोइडल वेव। तो बेटा हमारा जो साइनसोइडल वेव है वो इस तरीके से गया, ठीक। तो इस करंट का इक्वेशन हम लोग क्या लिखते थे बेटा, I = IM, है ना, या I0 बोलते थे, साइन ओमेगा t। ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन होता था AC करंट का। आपको एवरेज करंट निकालना है बेटा। मैं देखो सीधे सीधे फॉर्मूला लिखूंगा और सीधे सीधे समझा रहा हूँ तुम्हें। I एवरेज, मुझे बताना एवरेज का मतलब क्या होता है। कभी भी हम एवरेज यदि निकालने जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते थे बेटा, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। अब जरा सुनो मेरी बात, जैसे यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, ये 0 है, ये मेरा कौन सा टाइम है बेटा, T/2, और ये T, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट पूरी हो रही है यहाँ से, है ना। अरे जितने टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करता है वही तो उसका टाइम इंटरवल होता है ना। तो मैंने बोला 0 से T टाइम के बाद वो रिपीट कर रहा है, तो ये टाइम इंटरवल है, तो इसका हाफ टाइम हो गया T/2। अब देखो हर टाइम पर आपको करंट का रिस्पॉन्स यहाँ पे अलग अलग मिल रहा है, हर टाइम पे करंट की वैल्यू डिफरेंट मिल रही है।
ठीक। तो बेटा एक चीज़ बताओ, यदि आप तुम इसके लिए एवरेज करंट निकालना चाह रहे हो तो आप क्या निकालोगे, आप सारे करंट का सम करोगे, टोटल सम, क्योंकि हम एवरेज की बात कर रहे हैं ना, तो एवरेज का मतलब ये होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो मैं तुम्हें याद रखने के लिए ऐसा बोलता हूँ, टोटल सम मतलब क्या होगा, करंट की बात कर रहे हैं तो टोटल करंट का सम। तो यहाँ पर मान ले I1 मिल रहा था, I2, I3, I4, I5 ऐसे जितने भी मिलेंगे सबका सम हो जाएगा। और अपॉन में टोटल नंबर कहाँ से काउंट होता है, कहीं ना कहीं ये वाला 0 1 2 3 4 ऐसे होते 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 ये T/2 जो है ये टोटल नंबर को रिप्रेजेंट कर देगा कहीं ना कहीं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ को बोलने जाते हैं बेटा कि आई एवरेज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखना, आई एवरेज का मतलब क्या हो गया मालूम है बेटा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, आप स्टार्टिंग में क्या करना चाहते हो, टोटल सम किसका, करंट का। तो करंट का सम करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रल। तो हमने बोला आई डी टी, ठीक। तो आई को मैंने इंटीग्रेट किया टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे टी का फंक्शन है। तो आई डी टी लिमिट कितनी होगी बेटा, टी के रिस्पेक्ट में बात करें तो टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हाफ साइकिल के लिए कंपेयर करने जा रहा हूँ, तो मैं उसे लिखूंगा 0 से T/2। और अपॉन में टाइम इंटरवल देखना है आपको, टाइम पीरियड देखना है इसका, तो इसका टाइम पीरियड भी कितना होगा, T/2 होगा या T होगा बेटा, T/2 होगा या T होगा, इसके टाइम पीरियड में T/2 होना चाहिए या T होना चाहिए, T/2 या T, T/2 या T। देखो बेटा ध्यान से, तो यहाँ पर भी टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से T/2, क्योंकि हम यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक की बात करने जा रहे हैं तो इतना बड़ा टाइम लेंगे, तो डायरेक्ट लिख दिया अपन इसे T/2। अब जब एक चीज़ देखो, मैथमेटिकली डायमेंशंस चेक करके भी देख सकते हो कि करंट ही बता रहा है ये, क्यों, आई डी टी एक्चुअल में क्या होता है, चार्ज, I = dq/dt, है ना। तो dq = क्या हो जाएगा, I dt, मतलब चार्ज ये था और अपॉन में टाइम इंटरवल, तो चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट, है ना। तो एक्चुअल में वो करंट ही आ रहा है और एवरेज वैल्यू जाएगी यहाँ से। अब जरा देखो, अब इसको कैलकुलेट करना, ध्यान से देखना बेटा, जब हम इसको कैलकुलेट करने जाएँ तो ये T/2 जो है ये बन गया होगा 2/T अलग से। अब जरा इसका एक्सप्रेशन लिखो बेटा, यहाँ से 0 से T/2 और हम एक्सप्रेशन लिखेंगे Im sin ω t dt। बेटा इसको इंटीग्रेट किया, ये निकल के आएगा 2/2, Im बाहर आ गया, sin ω t का इंटीग्रल क्या होता है, -cos ω/ω, और ये यहाँ लिमिट आ रही होगी 0 से T/2। और देखो तेरा ध्यान देना बेटा, लिमिट को सॉल्व करना सीख लेना, नहीं तो गड़बड़ करते हैं बच्चे इसमें। ओमेगा बाहर आ जाएगा तो 2/ω/t × Im हो गया। अब बेटा माइनस साइन भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब बताओ cos ओमेगा, तो cos ओमेगा और t के प्लेस पे क्या आएगा, अपर लिमिट T/2 माइनस cos t को रखेंगे तो cos 0। अब जरा सॉल्व करो इसे, देखना -2Im, बेटा ओमेगा को लिख सकते हो 2π/t और ये भी हो गया t, और यहाँ से देखना इसे cos ओमेगा को फिर से लिखा मैंने 2π/t और ये हो रहा होगा T/2 आगे, और माइनस cos 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से ये t का कैंसिल गया, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से ये t भी कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, तो निकला क्या -Im/π, और cos पाई की वैल्यू -1 मिलके क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ से फाइनल जो वैल्यू निकल के आई ना बेटा, देखो वो I एवरेज इक्वल्स टू I माइनस प्लस, तो 2Im/π, ये जो निकल के आता है ना 2Im/π, बेटा ये मेरे लिए एवरेज करंट निकल के आया, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। ये चीज़ जो हमने निकाली वो किसके लिए निकाली है, हाफ साइकिल। तो बेटा इस वैल्यू को बिल्कुल रट के रखो, कभी भी वो आपसे बोलता है कि आई एवरेज निकालो या फिर इसे IDC भी बोलते हैं, IDC, क्योंकि स्टडी करंट हमने फ्लो करवाया था इसे, तो आई एवरेज भी बोला जाता है और इसी चीज़ को हम IDC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो IDC की वैल्यू जो होती है वो 2Im/π मैक्सिमम वाला, क्लियर है। और ये हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए 0 हो जाता है,
तो हाफ साइकिल में ही पूछा जाता है वो चीज़ जहाँ भी पूछेगा। यदि फुल के लिए पूछेगा तो आंसर 0। कैसे आ रहा है वो भी अपन करके देखते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार। देखिए बेटा, अभी अपन ने ये हाफ साइकिल के लिए निकाला, एक बार फुल साइकिल का भी इसका रिजल्ट देख लो। देखना बेटा, यदि इसी चीज़ को हमको फुल साइकिल में निकाल के देना है इन्हें, तो देखना फुल साइकिल में क्या फंडा होगा, क्या चेंज आ जाएगा बोलो। आई एवरेज का फॉर्मूला वही है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी तो अभी भी हम करेंगे ही करेंगे, लिमिट बदल जाएगी 0 to t, कंप्लीट टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ तक, और अपॉन में भी टाइम इंटरवल कितना आएगा t, कंप्लीट का आएगा। और बस अपन को यहाँ फॉर्मूला में रख तो देखा जाए तो उसी से कर सकता हूँ मैं, क्या लिखा जाए 1/t बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t आई एम साइन ओमेगा टी डी टी। सेम चीज़ बेटा बाहर निकाल लो, आई एम बाई टी इधर आ जाएगा, साइन ओमेगा का हो जाएगा, अपॉन में ओमेगा आएगा, वो ओमेगा बाहर ले लो और माइनस भी बाहर ले लो, तो यहाँ से बनेगा कॉस ओमेगा टी और लिमिट हो जाएगी 0 to t, डायरेक्ट। इसको सॉल्व करने जाएँ तो बेटा यहाँ से बनेगा माइनस आई एम बाय ओमेगा को लिख देना 2π/t इंटू टी, और यहाँ अपर लिमिट रखेंगे तो ओमेगा टी माइनस कॉस 0 t के प्लेस पे, और यहाँ पे देखो ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, तो निकला माइनस आई एम बाय 2π। अब यहाँ देखो कॉस ओमेगा को लिखोगे 2π/t इंटू टी माइनस कॉस 0, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया अपना आई एम बाय 2π, कॉस 2π की वैल्यू 1 और कॉस 0 भी 1, तो 1 - 1 0, आंसर इज 0। तो एवरेज करंट की वैल्यू, अच्छा जो चीज़ मैं करंट के लिए निकाल रहा हूँ एज इट इज़ वैलिड है वोल्टेज के केस में भी, तो करंट बोले या वोल्टेज बोले दोनों के लिए एवरेज वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 0। क्यों आ रही है मालूम है? क्योंकि जितना एरिया ऊपर पॉजिटिव मिल रहा है हाफ साइकिल में, उतना ही एरिया मुझे यहाँ पर नीचे नेगेटिव भी मिल रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके ओवरऑल इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट आ रहा है ना पूरा कंप्लीट, वो पार्ट मेरा कितना हो जाएगा 0, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग जो करेंगे तो आंसर कितना आता है 0। मतलब इसका एक अच्छा अप्रोच हमारे पास एरिया अंडर दी कर्व भी है, बट अभी नहीं जा रहा मैं उस पर, जब अपन प्रॉब्लम्स पे जाएंगे तब आपको वेव फॉर्म में कन्वर्ट करके बताऊंगा कि एरिया से कैसे निकालना है। ठीक है, चलो ये मेरा मीन वैल्यू निकालने का तरीका हो गया, एवरेज वैल्यू निकालने का हो गया। ऐसे बेटा अब यहाँ पे जो दूसरा वाला करंट यूज़ में आता है वो होता है आरएमएस करंट। अब आरएमएस करंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैं उसका डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर उसको डिराइव करके आपको वो फॉर्मूला बना के देता हूँ। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है बेटा, पूछा जाता है कई बार, ध्यान रखिएगा। देखिए बेटा, अब आया अपना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ना, आरएमएस बोलते हैं इसी को, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू। ठीक बेटा, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हमने वहाँ देखा था वैसे ही अपन यहाँ पे भी सोचते हैं, उसको समझते हैं। मान ली बेटा कि कभी मैं एक रेजिस्टेंस के बारे में बात करने जाऊँ और इस रेजिस्टेंस में से मैंने एक एसी सुना रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, इसमें से मैं एसी करंट को फ्लो करवाऊँ। ध्यान देना, मैंने एसी सप्लाई में से मतलब एसी सोर्स लगाया होगा, उसके थ्रू मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, सपोज करो कि टी टाइम में मैंने एसी करंट फ्लो करवाया इस रजिस्टर में से, और मान लीजिए यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हुआ ना, हीट वो कितना प्रोड्यूस हुआ H। मतलब यदि मैं एक एसी सोर्स में से एसी करंट को फ्लो करवा के रेजिस्टेंस में से टी टाइम तक मैंने फ्लो करवाया और कितना हीट प्रोड्यूस हुआ H। अब यही सेम इफेक्ट मैं किसके साथ देखना चाहता हूँ, तो देखना बेटा हाँ कि अब मुझे ये बोला गया कि टाइम इंटरवल उतना ही लूँगा जितने टाइम तक मैंने वहाँ करंट फ्लो करवाया था, उतना ही टाइम मुझे यहाँ भी करंट फ्लो करवाना है। जितना हीट वहाँ प्रोड्यूस हुआ था उतना ही हीट यहाँ भी प्रोड्यूस होना चाहिए। तो मुझे बताओ
कि यहाँ से जो मैं स्टडी करंट की बात करने जाऊँगा या IDC की बात करने जाऊँगा कि DC करंट, तो कितना अमाउंट ऑफ DC मुझे यहाँ से देना पड़ेगा जिससे कि वो उतना ही हीट उतने ही टाइम में प्रोड्यूस करके दे जितना AC सोर्स ने उतने टाइम में प्रोड्यूस करके दिया था। तो वो जो अमाउंट ऑफ DC करंट होता है ना, जितना DC करंट मुझे उसको देना पड़ेगा एक्चुअल में, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उसका RMS वैल्यू, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का अपना डेफिनेशन होता है। आप डेफिनेशन देखने जाओगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी पूरी की पूरी एज इट इज। ठीक है, वो तुम्हारा काम है, तुम देखते रहना। अब सुनो, ये मैंने समझा दिया। अब इसको चाहूँ तो मैं हीट के फॉर्मूले से पूरा डिराइव करके ला सकता हूँ, बट बेटा उस पर नहीं जा रहे हैं, हम सिंपल वाले तरीके से जा रहे हैं, सिंपल तरीके से जा करके आंसर लेकर के आएंगे। और सबसे बड़ी बात, AC सर्किट्स में जितनी भी जगह पर हम करंट वगैरह का यूज़ करते हैं ना, AC वगैरह में बेटा RMS यूज़ किया जाता है, वहाँ पर RMS वैल्यू का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। RMS वैल्यू का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ज़रा सोचो, यदि मैं एवरेज वैल्यू निकालने जाऊँ तो मैंने नोटिस किया कि पूरे सर्किट के लिए, कंप्लीट सर्किट के लिए तो वो वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो तो 0 ही हो जाएगी ना बार बार। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नहीं, हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर जो यूज़ में आता है ना, मेन करंट, मेन AC, मतलब AC में यदि कोई करंट मेजर करना है तो वो कौन सा होता है, RMS वैल्यू, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 नहीं होती। एक क्लियर है ना? तो समझते हैं फॉर्मूला कैसे लेके आते हैं, है ना? ध्यान देना, मैं तुम्हें पहले समझाया हूँ, फिर से समझा रहा हूँ वही फॉर्मूला बनाने का तरीका। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले तो मैंने ये सर्किट ले लिया, सप्लाई दिया, AC करंट है, तो इसका सप्लाई क्या होगा, I = IM sin ωt, ये तो मुझे मालूम है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, RMS की वैल्यू कैसे निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना, फॉर्मूला देख लो, रट लो, इसको समझा रहा हूँ। RMS मैं आपसे पहले भी बोला था, हमने पहले भी किया है, RMS रूट मीन स्क्वायर है। फॉर्मूला याद रखने के लिए इसका उल्टा पढ़ा करो, फॉर्मूला बनाने के लिए स्क्वायर मीन रूट, मतलब रूट मीन स्क्वायर ना बोलते हुए मैं उल्टा बोलूँ उसको कि स्क्वायर मीन रूट। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहला काम करना है कि स्क्वायर कर दें, फिर मीन निकालें और फिर उसका रूट ले लें। तो सोचो आप स्क्वायर किसका करोगे, करंट का। जितने भी करंट यहाँ पर आ रहे थे ना, अब अपन कंप्लीट टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, 0 से T/2 और ये T, तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ये कंप्लीट के बारे में बेटा, है ना? तो यहाँ पे जितने भी करंट आए हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनका स्क्वायर। तो अपन क्या करें बताओ, I स्क्वायर, सबसे पहली बार करंट का स्क्वायर किया, फिर मीन मतलब क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल सम मतलब क्या होता था, इंटीग्रल से निकालते थे, और टोटल सम किसका निकालना है, स्क्वायर वालों का। तो I स्क्वायर और इसका सम निकालना है, तो इसको क्या कर दे, I स्क्वायर dt। कहाँ से, कंप्लीट साइकिल की बात हो रही है तो 0 to T, और एवरेज निकालने के लिए अपन उसके टाइम पीरियड से भी डिवाइड करते थे। तो कंप्लीट के लिए टाइम पीरियड कितना है, T। यहाँ तक तो मैंने निकाल ही दिया। आगे तो देखो दो इफेक्ट्स आ गए, एक तो मैंने करंट का स्क्वायर किया, दूसरा उसका मीन निकाला, और अब लास्ट में क्या निकालना है, रूट। तो रूट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंप्लीट का अंडर रूट ले लिया, चलेगा। तो ये मेरा RMS का मेन फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम लोग आंसर निकाल के लेके आएंगे। अब देखो बेटा, जब हम कैलकुलेट करने जाए तो अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो ताकि स्क्वायर करके लेके चले, लास्ट में जा करके अपन रूट लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको लेके चलूँगा क्या, RMS स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया होगा सर, 1/T इंटीग्रल ऑफ 0 to T I स्क्वायर के प्लेस पे लिखोगे IM sin ωt होल स्क्वायर dt, बन गया। चलो इसको यदि मैं सॉल्व करने जाऊँ तो यहाँ से IM का स्क्वायर होगा वो बाहर आ जाएगा, तो IM स्क्वायर बाय T इंटीग्रल हुआ 0 to T साइन स्क्वायर ωt dt। याद है अपन को बेटा एक चीज़, साइन वाले इंटीग्रल जब भी किए जाते हैं, साइन स्क्वायर वाले, कॉस स्क्वायर वाले, तो हम उसमें नहीं करते हैं, हम उसको cos 2 थीटा के फॉर्मूले से ब्रेक करते हैं। तो हम लोग यदि cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखने जाए तो क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता था यहाँ से, 1 - cos 2 थीटा बाय 2, मतलब थीटा साइन के साथ जो एंगल आता था उसका डबल एंगल कॉस के साथ जाता है।
तो हम लोग यदि यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, हमने लिखा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंगल कितना है ओमेगा टी, तो इसके साथ कितना जाएगा 2 ओमेगा टी बाय 2। आगे चलिए, जैसे ये चीज़ आ गई ना, इसको उठा करके इस फॉर्मूले में रखो, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने जाएंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, आई एम स्क्वायर बाय टी, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी टी, और लिमिट हो गई 0 to t, यहाँ तक चलेगा। अब इतना करने के बाद बेटा मैं यहाँ वाला पोर्शन रब करके जस्ट कैलकुलेट करता हूँ। देखो आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू बेटा आई एम स्क्वायर बाय टी, अच्छा और 2 भी बाहर आ जाएगा तो 2t कर लीजिए। अच्छा बेटा यहाँ से बताओ मुझे इंटीग्रल क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt आएगा फ्रॉम 0 to t फर्स्ट पार्ट, माइनस इंटीग्रेशन में आएगा cos 2 ओमेगा t dt फ्रॉम 0 to t। सॉल्व कर लो इसे, आई एम स्क्वायर बाय 2t बेटा dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट आ जाएगी 0 to t, और यहाँ से cos का तो साइन ही होता है, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट है नीचे आ जाएगा, तो साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट आ रही होगी 0 to t। सॉल्व करो, आई एम स्क्वायर बाय 2t अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, माइनस 1/2 ओमेगा बाहर ले लो, यहाँ पर अपर लिमिट जाएगा तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस साइन 0, साइन 0 तो 0 होता है। और देखो यहाँ से निकल के आया बेटा आई एम स्क्वायर बाय 2t, ये निकला t माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा को क्या लिखोगे 2 पाई बाय t इंटू टी, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब बेटा एक चीज़ देखो, ये कैंसिल हो गया, साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0, साइन 4 पाई की वैल्यू थी 0 निकल के आई, तो मैं क्या लिखूंगा आई एम स्क्वायर बाय 2t t माइनस 1/2 ओमेगा इंटू 0, ये पूरा पोर्शन गया, और यहाँ से वैल्यू निकल के आई आई एम स्क्वायर बाय 2t इंटू टी का इफेक्ट भी गया, और ये कंप्लीट निकल के आया क्या आई आर एम एस का स्क्वायर। अब ये आई आर एम एस का स्क्वायर निकल के आया, अब यहाँ से हम क्या बोलते हैं देखो, आई आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लें, अंडर रूट लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आई एम बाय रूट 2, और ये मेन फॉर्मूला होता है, और इस आई एम 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 टाइम्स ऑफ आई एम। तो ये बेटा मेरे पास आर एम एस वैल्यू की करंट की वैल्यू निकल के आती है, कि यदि फुल साइकिल में आप आर एम एस करंट निकालने जाओगे तो 1/√2 टाइम्स होता है किसका, वो मैक्सिमम करंट का। आगे समझ में, तो मैक्सिमम करंट का वो 1/√2 टाइम्स यहाँ पर निकल के आएगा। तो ये बेटा ये फॉर्मूला रिजल्ट बिल्कुल दिमाग में फिट करके रखो। और एक चीज़, जब आपके पास वेव फॉर्म्स आएंगे और वहाँ पर AC और DC का दोनों चीज़ें पूछता है, मतलब एवरेज करंट भी बोलेगा और RMS भी निकालने के लिए, याद रखना RMS निकालने का एक ही तरीका है, मेथड। आपको यही फॉर्मूला लगा करके आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब आपको फंक्शन बना करना ही पड़ेगा, और उसके बाद में जाकर के उसको सिंप्लीफाई करना है, तब जा करके आंसर आएगा। ठीक, तो आप एक बार इसको नोट करो, कंप्लीट करो, तो मैं एक प्रॉब्लम करवाता हूँ। चलो बेटा, अब अपन एक सर्किट देखते हैं जिसमें RMS और एवरेज दोनों वैल्यूज़ निकालते हैं। कैसे करना होता है वो देख लो, एक प्रॉब्लम। सॉटूथ वेव फॉर्म होता है, उस पर निकालते हैं। देखना,
बेटा देखिए इधर, ये आपको एक वेव फॉर्म दिया हुआ है ना, सॉटूथ वेव फॉर्म बोलते हैं इसको हम लोग ऐसा। ऐसी सर सबसे पहली बात तो दिमाग से ये हटाओ, हम लोग के दिमाग में, बहुत तो लोगों के दिमाग में ये चलता है कि एसी है तो वो वेव ही चलेगी साइन वाली। एसी का मतलब वेव नहीं है, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन जो टाइम के साथ बदल रहा है वो एसी हो सकता है। मैंने आपको बोला भी था एसी मतलब क्या था, एक वेरिंग करंट जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को एज इट इज रिपीट करता है। तो ये भी तो देखो वेरिंग वोल्टेज ही है, यहाँ हम वोल्टेज के टर्म्स में निकाल रहे हैं, वेरिंग है और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो अपने आप को एज इट इज रिपीट कर रहा है। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ ये देखना पड़ेगा कि यार रिपीटिंग है या नहीं है, और सेम पार्ट रिपीट होना चाहिए बार बार। तो यहाँ पे हो रहा है, ये देखो 0 से t के बीच में जो बना है ना, ये पूरा पोर्शन उठ करके फिर से रिपीट हुआ है। तो यहाँ से अपन को टाइम पीरियड निकालना होता है, तो यहाँ पे देखो, वहाँ पे तो बोल दिया उसने बाकायदा t दे दिया है, नहीं तो कोई नंबर लिख देगा 10 या 20। तो आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल का टाइम। तो एक साइकिल का टाइम मेरा यहाँ से कितना आ रहा है, t ही आ रहा है। अब सुनो, सॉटूथ इसलिए बोला क्योंकि आप यदि इसको देखने जाओ तो आपको लग रहा होगा सॉटूथ जैसा, वो आड़ी आती है ना काटने वाली सॉटूथ, ऐसी तो होती है ना, बस चलाते प्यार से, है ना, याद है। तो वो वैसा ही कुछ है ये सॉटूथ, इसके लिए हम लोग बोलते हैं सॉटूथ वेवफॉर्म। आड़ी नहीं जानती, घर में लकड़ी का काम हुआ होगा कभी, देखा है, वो लोग जो लेते हैं वो नोक निकली रहती है तबीयत से, याद आ गया। अब सुनो, अरे ऐसे ही रहे ना, लाइक सॉटूथ वेवफॉर्म बोलते हैं, तुम रोने मत लग जाना, इसलिए बोल रहा हूँ उसके पैटर्न को देखते हुए सॉटूथ बोला जा रहा है। अब सुनो, इसके लिए उसने मुझे क्या बोला, अब मुझे इसमें क्या निकाल के बताना बेटा, इसका एवरेज करंट भी निकालना है, एवरेज वोल्टेज भी निकालना है और आरएमएस भी बताना है। ठीक है, चलो अपन दोनों के बारे में बात करते हैं। एवरेज के बारे में निकालने जाएँ तो अपन ने कंप्लीट के लिए निकाला, हाफ के लिए निकालना है। चलो हाफ के लिए निकालो। देखो बेटा एक चीज़, वी एवरेज बताना हाफ साइकिल के लिए और वी आरएमएस बताना फुल साइकिल के लिए। अब एवरेज और आरएमएस दोनों निकाल के देना है मुझे, तो अपन अभी जाएंगे सिंपल मेथड पे। अब बेटा ध्यान से मेथड समझ लेना है, इसमें मैथ्स वालों के लिए स्पेशली, बायो वालों को नहीं देगा, बायो वालों को देगा तो सिर्फ वो एवरेज निकलवाएगा, उससे ज़्यादा नहीं करवाएगा। मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ। सबसे पहला काम क्या करना होता है बेटा, अपन को इक्वेशन बनानी पड़ेगी लाइन की। यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन लेनी पड़ेगी, तभी तो हम उसको जा करके इंटीग्रेट करेंगे। और जब हम उसका इक्वेशन बनाने जाए तो मैं बेटा हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप बिल्कुल इस चीज़ों पे मत जाना कि स्लोप कितना है और ये क्या है वो क्या है। मैं तो सीधा बोलता हूँ वो जो 2 पॉइंट फॉर्म होता है ना, सबसे बेस्ट होता है कि 2 पॉइंट फॉर्म पे जा करके इक्वेशन लगा दो। कैसे, देखो यदि मैं इस वाले पॉइंट को देखने जाऊँ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में क्या लिख सकता हूँ, एक पॉइंट है मेरे पास 0, -v0 आ गया, और दूसरा वाला पॉइंट अपन यहाँ से देख लेते हैं, t वाला t/2, तो इसको लिख सकता हूँ t/2, 0। 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट से लाइन पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन। मैं इक्वेशन लिखता हूँ सबसे पहले, यहाँ देखना बेटा 2 पॉइंट फॉर्म में हम इक्वेशन लिखते थे, y - y1 इक्वल्स टू होता था y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1, और x1 y1 और x2 y2 पॉइंट्स होते थे। अब बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, जिसको y एक्सिस पे लोगे उसको y बोलोगे, जिसको x एक्सिस पे लोगे उसको x बोलोगे। बेटा y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, v वोल्टेज, तो y के प्लेस पे क्या लिख दीजिए, v माइनस। अब किसी एक को x1 y1 और एक को x2 y2, मान लें इसको x1 y1 और इसको x2 y2 बोले, चलेगा। तो बताओ मुझे y1 के प्लेस पे कौन जाएगा, -v0 इक्वल टू y2 के प्लेस पे 0 माइनस y1 हो गया -v0 अपॉन x2 की वैल्यू t/2 -0, और फिर यहाँ पर x के प्लेस पे कौन आएगा, टाइम t है ना, और माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ से है। और यहाँ से जाकर के अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो v + v0 इक्वल टू, बेटा ये प्लस v0 हो गया होगा, 2 ऊपर से गया तो 2v0/t इंटू t, ये निकल के आया। और यहाँ से मेरा मेन इक्वेशन निकल के आया, v = 2v0/t इंटू t माइनस v0, आ गया, चलेगा। चलो जैसे ये वाली वैल्यू निकल के आई, ये मेरे पास वोल्टेज का इक्वेशन निकल के आया। अब वोल्टेज का इक्वेशन निकल के आया ना बेटा, अब इसको इंटीग्रेट करके अपन एवरेज वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। चलो यदि मैं एवरेज निकालने जाऊँ तो I एवरेज इक्वल्स टू मैं लिखूँगा 1/t/2
हाफ साइकिल के बारे में बात हो रही है, 0 से t/2 और v dt जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। चलो ये बन गया होगा 2/t इंटीग्रेशन ऑफ v के प्लेस पे लिखोगे आप 2v0/t इंटू t माइनस v0 और होल dt। लिमिट कितनी आ रही है बेटा? 0 से t/2 यहाँ तक। ठीक, अब सुनो, इतना करने के बाद इसको इंटीग्रेट करना। ये 2/t इधर से निकला, इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा 2v0/t तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या हो जाएगा? t²/2 और इसकी लिमिट रखोगे 0 से t/2 माइनस v0 बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ dt मतलब t, तो इसको t लिख करके इसकी लिमिट लगा देंगे 0 से t/2। सॉल्व करो, ये बना 2/t। बेटा देखो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल, तो v0/t अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? t²/4, लोअर लिमिट 0 है। चलो, और माइनस यहाँ से अपन यदि सॉल्व करने जाएंगे तो v0 और इसको लिखेंगे तो सिर्फ t/2 ही आ रहा होगा। और देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपन पूरा कॉमन निकालने जाएं तो 2/t तो है, v0 दोनों में से कॉमन आया, t भी कॉमन आया और बाय 2 भी कॉमन आया, तो मिलेगा 1/2 माइनस 1। चलेगा ना? नेगेटिव क्यों आ गया? आ गया इतना? अच्छा, हाफ साइकिल में हाँ नेगेटिव ही तो आएगा, चलेगा ना? आ गया, आएगा। और सुनिए ऐसे t का इफेक्ट गया, ये भी गया, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई? v0 बाय माइनस v0/2, चलेगा? माइनस v0/2 और ये अपना क्या निकल के आया? आई एवरेज। एक बार कैलकुलेशन देख लो यार, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। आई एवरेज इक्वल सॉरी वी एवरेज जो आ रहा है वो माइनस v0/2, करेक्ट आंसर, सही है, चलेगा? वी एवरेज, और इसको मॉड में लिख सकते हो तो v0/2, ये अपना एरिया निकल के आ गया यहाँ से। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू था, एवरेज वैल्यू को मैंने अभी इंटीग्रेशन के थ्रू निकाला, मुझे इक्वेशन लिखना ही पड़ा। और मान लो स्पेशली किसके लिए लिखना पड़ा है, मैंने तुम्हें बोला भी था आरएमएस के लिए, कि जो आरएमएस है ना उसके लिए आपको इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा, इंटीग्रेट करके ही लाना पड़ेगा। बट एवरेज को मैं दूसरे तरीके से भी ला सकता हूँ। कौन सा? एरिया अंडर दी कर्व। अब जरा सोचो तो, आपको सिर्फ इतने से पोर्शन के लिए निकालना था, एवरेज का फॉर्मूला लगाता हूँ तो मैं बोलूँगा इसका एरिया, याद है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लिखते थे, यहाँ तो हो जाएगा वी डी टी अपॉन टाइम इंटरवल, तो ऊपर का एरिया इंटीग्रेशन वाला है वो एरिया अंडर दी कर्व से निकलेगा, तो इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ, यहाँ लिखता हूँ बेटा हाफ बेस, बेस कितना आ रहा है? t/2 इंटू हाइट v0, ये एरिया आ गया, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है? t/2, तो आपको वो भी तो करना पड़ेगा। तो ये t/2 गया, आंसर कितना आया? v0/2। मतलब जिस चीज़ के लिए अपन पूरा ये इतना इंटीग्रेट करके लेकर के आ रहे थे, उस चीज़ को मैं एरिया अंडर दी कर्व से निकाल सकता हूँ। बट सिर्फ एवरेज में लगाना, अकल मत लगा लेना कि हम इसका स्क्वायर करके मॉड बना दें, ग्राफ ऊपर कर दें, फिर उसके बाद ये निकालने जाएं। बहुत लगा के देखते हैं, मैक्सिमम टाइम गलत होता है ना? तो बिल्कुल भी अकल मत लगाना, उस चक्कर में मत पड़ना, सीधे सीधे भाई रूल बना ले, आरएमएस निकालना है तो मेथड पे ही जाऊँगा, लेंथी जाएगा बट करके लेके आऊँगा। और एवरेज आ रहा है डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन बताओ कहाँ निकलेगा? ये भी ध्यान रखना, जब इस टाइप के वेव फॉर्म्स मिलेंगे जहाँ पर जिसका एरिया निकलेगा, जैसे वो साइनसोइडल वेव था, अब उसका एरिया मुझे मालूम है कि अंडर द कर्व से निकल आएगा, बट वो एरिया निकालते ही नहीं आता, अपने को पता ही नहीं है उसका एरिया कितना है। तो जो सिमेट्रिक ज्योमेट्री होती है उन जगह पे जा करके लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अपन ने एवरेज निकाला। अब सेम वे में जा करके आरएमएस निकालता है, जल्दी से नोट करो इसे, तो फिर अपन आरएमएस देखते हैं। बेटा अब इसी में देखो आरएमएस निकालना है, यहीं कहीं अपन करते हैं सॉल्व, फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या लिखते थे बेटा अपन लोग यहाँ पे बताओ? हम ऐसा लिखते थे बी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ v² dt फ्रॉम 0 to
टी, कंप्लीट साइकिल की बात होती थी। ठीक, रख दो यहाँ पे वैल्यू यार, 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, और b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर आ रहा होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे तो निकलेगा 4b0 स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस b0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 तो 4 हो गया होगा b0 स्क्वायर बाय टी इंटू टी डी टी, ऐसा आगे। और इसको इंटीग्रेट करो तो बेटा 1/t बाहर आया, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4b0 स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा t³/3, लिमिट आ जाएगी 0 to t, प्लस बेटा v0 स्क्वायर बाहर आया और इसका इंटीग्रेशन होगा dt, तो t और लिमिट आ जाएगी 0 to t, माइनस यहाँ से 4b0 स्क्वायर बाय टी, और t का हो जाएगा t²/2, लिमिट 0 to t, कंप्लीट। ठीक, अब जरा इसको सॉल्व करना बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करना, इसमें गड़बड़ होने के चांसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही है एक साथ। 3 आ जाएगा सामने तो 4/3 b0 स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, और t रखोगे तो ये भी t³ बन जाएगा, 0 वाला तो गया, यहाँ से b0 स्क्वायर और t रखेंगे तो t आएगा, माइनस इससे ये 2 हो गया होगा तो माइनस 2b0 स्क्वायर बाय टी, और यहाँ से टी स्क्वायर। तो बेटा देखिए यहाँ से 1/t 4/3 b0 स्क्वायर और सिर्फ t बचेगा, प्लस b0 स्क्वायर t, माइनस यहाँ से भी t जाएगा तो 2b0 स्क्वायर t। अब इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 1/t तो है, v0 स्क्वायर दोनों में है सब में, और t भी है, मिला क्या यहाँ से 4/3 + 1 - 2, ये t का इफेक्ट भी गया, v0 स्क्वायर एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, तो 4 + 3 - 6, तो ये हो जाएगा 7 - 6 तो 1/3, तो v0 स्क्वायर बाय 3, और ये v RMS स्क्वायर है, तो v RMS कितना हो जाएगा बेटा, v0/√3, और ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये मेरे RMS की वैल्यू है, तो v RMS मतलब कितना आ गया, v0/√3। अब तुम रोने मत लग जाना कि सर 1/√2 टाइम्स होना चाहिए था, √3 क्यों हो गया। वेव्स बदल रही हैं, इक्वेशंस बदल रही हैं, आंसर्स भी बदलेंगे, चलेगा। तो इस तरीके से जा करके बेटा आपको पूरा निकाल करके देना होता है, तो आप सिंपल तरीके से जाओ और सॉल्व करके ला करके उसको दे दो, ये अपना काम हो जाता है, ठीक है, चलेगा, चलिए।